हाय, वेलकम बैक टू इकोनलैंड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम एंटायर इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यू। आज की वीडियो में हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करने जा रहे हैं। उसके साथ में आपको मैं उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी रिवाइज करवाता रहूँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नंबर 1 इज द 3 सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो 3 हमारे पास फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों अराइज होती हैं, क्यों आती हैं हमारे पास? बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नमेंट प्लानिंग, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू अनलिमिटेड वांट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर ओवर पॉपुलेशन की वजह से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्केर्सिटी की वजह से हमारे पास क्या आती हैं? 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलती हैं। स्केर्सिटी जो है, जिसमें कमी है जो रिसोर्सेज की, ये क्या है? रूट कोज है, सबसे मेन कोज है ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सारे क्या हैं? लिमिटेड हैं, जबकि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हर एक इकोनॉमी को ये दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती हैं। बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी एवरी इकोनॉमी, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है, कैपिटलिस्टिक है या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, तो उसको क्या करना पड़ता है? चॉइस लेनी पड़ती है। चॉइस का कंसेप्ट हमारे सामने आता है, क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी है। दिस इज एग्जैक्टली वाई द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। इसी की वजह से जो सारी दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस जो हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसका मतलब क्या होता है? गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका यूज़ करके हमारे को कौन सी गुड्स और सर्विसेज को बनाना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सी चीज़ें हमारे को बनानी है गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है? हमारे पास टेक्निक देखी जाएगी, कौन सी टेक्निक लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। अगर किसी इकोनॉमी के पास ज़्यादा लेबर है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है, जैसे इंडिया। और अगर किसी इकोनॉमी के पास जो है कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेबर, तो वो कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करती है, जैसे कि सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज। थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अमीर कैसे है, गरीब कैसे है, टैक्स या फिर एक्सपेंडिचर, ये सारे इसका पार्ट बन जाते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में। तो ये 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज इन ए प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारे को? कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर प्राइमरीली सोल्व्ड बाय, किसके द्वारा ये सोल्व की जाती हैं? प्रॉब्लम्स हमारे को पता चल गई, अब उसको सोल्व कैसे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग, द प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस सोल्व करती हैं, मिक्स ऑफ गवर्नमेंट और मार्केट सोल्व करती है, या फिर रिलीजियस या ट्रेडिशनल कस्टम सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर बी, द प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या सोल्व करती है? हमारी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को। क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की हमारे को अजम्पशन दी गई थी, इसलिए हम चूज़ करेंगे द प्राइस मैकेनिज्म वाला ऑप्शन। अगर यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती तो हमारा आंसर बन जाना था सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग। नाउ कैपिटलिस्टिक मार्केट में क्या होता है? डिसीजन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब जो बिल्कुल निचले स्तर पे लोग हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान जो है मार्केट में जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बेच रहा है या कुछ खरीद रहा है, तो वो डिसीजन मेकर है इस सिस्टम का, कैपिटलिस्टिक सिस्टम का। नो सिंगल अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर रही। देन द प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, द प्राइस मैकेनिज्म क्या है? कि प्राइस जो है मार्केट में तय होता है यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड, तो वो जो प्राइस है वो सभी को मानना पड़ेगा। सो प्राइस मैकेनिज्म क्या है? यही काम करती है, गाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, सिग्नल प्रोड्यूसर व्हाट कंज्यूमर वांट। अच्छा, किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ने लग गया तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? उस चीज़ को ज़्यादा बनाने लग जाएंगे। तो प्राइस से हमारे को सिग्नल मिलता है हर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं और वो कितना उसको पे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो प्राइस जो है वो मेन मैकेनिज्म है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। नेक्स्ट इज
रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली फ्लो टूवर्ड्स गुड्स दैट आर प्रॉफिटेबल। जो चीज़ें प्रॉफिटेबल होगी सारे रिसोर्सेज जो हैं उसी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये दिया था इनविजिबल हैंड का प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने। देन कॉन्ट्रास्ट दिस विद सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है या स्टेट भी बोलते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो उसके बिल्कुल उल्टा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें डिसेंट्रलाइज जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोड्यूस होगा और किसको मिलेगा। देन एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। मिक्स्ड क्या होता है? जिसमें बोथ करेक्टरिस्टिक्स हमारे को देखने को मिलते हैं, कैपिटलिस्टिक के भी और सोशलिस्टिक के भी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस भी होती हैं, मतलब प्राइस मैकेनिज्म भी चल रहा है, और साथ में गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें डिसाइड कर रही हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी में एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। सिमिलरली बाकी चीज़ों पे जो प्राइजेज है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। आई होप आपको ये कैपिटलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट लाइंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी रिप्रेजेंट। इसको पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। पर इसका मतलब क्या है कि एक कर्व है हमारे पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कह रहा है कि उसके अंदर कोई पॉइंट है, उसके इनसाइड में कोई पॉइंट है। उसका मतलब क्या है? एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, फुल या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, या फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है रिसोर्सेज की। देन ऑप्टिमल चॉइस फॉर द इकोनॉमी। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही हम पीपीसी को ड्रॉ करेंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी पीपीसी कर्व है, इसको यहाँ पे पीपीएफ लिखा हुआ है। इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे, इसके अंदर जितने पॉइंट होंगे, वहाँ पे क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, इनएफिशिएंट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। किसका? रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाहर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? अनअटेनेबल होंगे, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हैं एक बार। द पीपीसी शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनानी है हमारे को 2D में। ऑफ एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। जब हम उस रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तब हम किस पे होते हैं? पीपीसी कर्व पे होते हैं, ठीक है। ए पॉइंट इनसाइड द कर्व मीन्स द इकोनॉमी इज नॉट यूजिंग इट्स रिसोर्सेज फुली। रिसोर्सेज जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किए जा रहे। कुछ लेबर या कुछ कैपिटल जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑन द कर्व जो पॉइंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज़ अ इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी का पोटेंशियल है और यहाँ पे वो काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, अगर आपका पोटेंशियल है 10 आर पढ़ने का और आपने 10 आर पढ़ लिए, तब आप बोलेंगे कि आप फुली यूटिलाइज कर पाए अपने टाइम को, आप एफिशिएंट हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप अंडर यूटिलाइज्ड हो या फिर इनएफिशिएंट हो, ठीक है। ए पॉइंट आउटसाइड द कर्व इज़ करंटली अनअटेनेबल। अभी वो अटेन नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे हम सिर्फ जो अटेनेबल पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आई होप आपको पीपीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा इससे। नेक्स्ट इज अलोंग ए गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ गुड वाई गिवन अप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब इस क्वेश्चन में हम कहाँ पे हैं? ऑन द पीपीसी। पीपीसी पे काम कर रहे हैं। अब पीपीसी पे काम करते करते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है, एक्स का कितना होगा? 0 होगा। स्लोप ऑफ पीपीसी होगा, ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड वाई होगा, या फिर अनरिलेटेड टू द शेप ऑफ पीपीसी होगा। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द स्लोप ऑफ द पीपीसी एट दैट पॉइंट, ठीक है। कोई मान लो यहाँ पे पॉइंट डी है, डी पॉइंट पे आपको पता करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स का। ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। कैसे पता करोगे? यहाँ पे आप टेंजेंट खींच लो एक, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको बताएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ डी।
कि एक एक्स्ट्रा एक्स को ऐड करने से वाई को कितना छोड़ना पड़ेगा, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन अ चॉइस इज मेड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसका जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑन ए पीपीसी मूविंग अलोंग द कर्व टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ए गुड एक्स मीन्स गिविंग अप सम यूनिट ऑफ गुड वाई। अगर तुम एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई को आपको कम करना पड़ेगा। तो जितना एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे वाई को कम करोगे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। मैथमेटिकली इसको दिखाया जाता है विद द स्लोप ऑफ पीपीसी। ठीक है, स्लोप ऑफ पीपीसी से इसको दिखाते हैं। इस स्लोप को हम एक और नाम से जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कई बार एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से पूछ सकता है एमआरटी क्या होता है या फिर स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। पीपीसी का स्लोप उसको बोलते हैं एमआरटी या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, द स्लोप गेट स्टीपर एज मोर एक्स इज प्रोड्यूस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे स्लोप क्या होगा, मेरा बढ़ता जाएगा, स्टीप होता जाएगा। इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग या फिर इंक्रीजिंग एज वी गो अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब जैसे एक्स को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब स्लोप जो है मेरा वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आपको दो तरह की इकोनॉमी बताई है मैंने, एक तो है सोशलिस्टिक, एक है हमारे पास कैपिटलिस्टिक। ये कहता है कि कौन सा फीचर है जो दोनों को अलग करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्केर्सिटी, क्या स्केर्सिटी अलग अलग होती है दोनों के केस में। प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अलग अलग होती है दोनों के केस में। हु मेक्स द की इकोनॉमिक डिसीजन, कौन डिसीजन ले रहा है, ये दोनों में डिफरेंट है। या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ वांट एंड नीड्स। तो आई होप इसका जो आंसर आपको क्लियर होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हु मेक्स द की इकोनॉमिक डिसीजन। ये डिसाइड करता है कि कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक होगी या फिर सोशलिस्टिक या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, स्केर्सिटी जो है दोनों के केस में एग्जिस्ट करेगी, ये हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है सारे। एक सेंट्रली प्लान्ड जैसे कोई गवर्नमेंट है, जैसे रशिया की गवर्नमेंट है या फिर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है, तो सारे डिसीजन कौन ले रहा है, किम जोंग उन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है। इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन लेता है डिसीजन, मार्केट। मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म या फिर इनविजिबल हैंड चाहे आप बोल लो, तो वो सारा कुछ जो है डिसाइड करता है किसको क्या सामान मिलेगा। ठीक है, देन ए मिक्स इकोनॉमी जैसे इंडिया है, इसमें दोनों अप्रोचेज होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ प्राइजेस डिसाइड करती है और मार्केट भी कुछ प्राइजेस डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल गुड यूनिट ऑफ गुड एक्स रिमेन्स कांस्टेंट regardless of how much x is already being produced, the PPC would shaped as। अब ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई कर्व है, आपकी कोई PPC है और PPC में आप क्या कर रहे हो, x को प्रोड्यूस कर रहे हो, XY x को प्रोड्यूस कर रहे हो लगातार, और x को प्रोड्यूस करने से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। तो कैसी कर्व होएगी, कनकेव होएगी, स्ट्रेट लाइन होएगी, कन्वेक्स होएगी या फिर वर्टिकल लाइन होएगी। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर गिविंग अप द सेम फिक्स अमाउंट ऑफ वाई। तो इसकी वजह से हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इससे हमारा पीपीसी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप चेंज नहीं होता। आप याद करो, मैंने पीछे इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि पीपीसी का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ए पे टेंजेंट खींच लो और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही मेरा पीपीसी का स्लोप होगा एट द पॉइंट ऑफ ए। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लीनियर कर्व है। अब लीनियर कर्व पे अब जहाँ मर्जी आप टेंजेंट खींच लो, ए पे, बी पे, सी पे, तो सेम ही आएगा। ठीक है, टेंजेंट सेम है तो इसका मतलब स्लोप जो है वो मेरा कांस्टेंट है। अगर स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कांस्टेंट है।
दिस हैपन्स ओनली अंडर द अनरियलिस्टिक अजम्पशन दैट रिसोर्सेज आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो अगर रिसोर्सेज हमारे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हुए फिर भी कैसी हमारे को कर्व देखने को मिलेगी, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन पीपीसी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर कनकेव हो जाए फिर देखो क्या होगा, कनकेव पीपीसी तो क्या होगा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि हमने कुछ मिनट पहले देखा था। ठीक। नेक्स्ट इज इंडिया इज जनरली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, प्योर कैपिटलिस्टिक, प्योर सोशलिस्टिक, मिक्स इकोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। तो इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, इंडिया आता है जी मिक्स इकोनॉमी में। मिक्स इकोनॉमी में क्या है, बहुत कैपिटलिज्म भी है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी है, मार्केट ड्रिवन प्रोसेस है, और सोशलिस्टिक प्रोसेस भी है, जिसमें पब्लिक सेक्टर जैसे पब्लिक स्कूल हो गए हमारे, पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, तो ऐसी चीज़ें भी हैं। गवर्नमेंट प्लानिंग एंड रेगुलेशन तो है ही है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो 1947 से 1991 तक इंडिया किस तरफ रहा, ज़्यादा लीन्ड रहा टूवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग कमीशन होती थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हमारे चलते थे। अगर मैं लाइन की सहायता से आपको समझाऊं तो इधर क्या हो गया हमारा, सोशलिज्म, ऑन द राइट साइड वी हैव कैपिटलिज्म। सोशलिज्म को मैंने थोड़ा लेफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट लीनिंग जो लोग जो हैं, सोशलिस्टिक जो कम्युनिस्ट जो हैं, वो लेफ्ट साइड में है, और राइट लीनिंग लोग जो हैं कैपिटलिज्म में, वो राइट साइड पे हैं। ठीक है, इंडिया अगर मैं स्टार्ट करूं 1947 से 1991 पे, तो मिक्स इकोनॉमी मतलब बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अभी अगर टाइम की बात करें, विद टाइम हम कहाँ जा रहे हैं, हम टूवर्ड्स कैपिटलिज्म मूव हो रहे हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि हम विद टाइम हम प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, वो जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, तो उसके बाद हम किस तरफ मूव हो रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो रहे हैं धीरे धीरे करके। नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर टॉपिक, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी, यूटिलिटी क्या हो सकती है, ओनली रैंक कर सकते हैं उसको, मेज़र नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली इन यूनिट्स लाइक यूटिल्स, और मेजर्ड ओनली थ्रू मार्केट प्राइजेस। तो इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच को दिखाती है, आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, मेजर्ड न्यूमेरिकली इन यूनिट्स लाइक यूटिल्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि ओल्डेस्ट अप्रोच है। ठीक है, सबसे पुरानी अप्रोच है, दी गई थी इकोनॉमिस्ट के द्वारा, माइक्रो इकोनॉमिस्ट के द्वारा। कार्डिनल अप्रोच जो कि जुड़ा हुआ है विद इकोनॉमिस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, कार्डिनल अप्रोच जो है वो किस किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है यहाँ पे। अज्यूम्स यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, वो कहता था कि यूटिलिटी को आप मेज़र कर सकते हो, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी चीज़ को खा के पी के, तो आप उसको मेज़र कर सकते हो इन न्यूमेरिकल टर्म्स यूजिंग ए हाइपोथेटिकल यूनिट, कौन सा, यूटिल्स। अब क्योंकि ये हाइपोथेटिकल था तो कई लोगों ने बोला कि इसकी जगह आप मनी को भी यूज़ कर सकते हो, कि आप कितनी मनी स्पेंड करना चाहते हो इज़ रफली इक्वल टू द यूटिलिटी यू गेन फ्रॉम इट। ठीक है, तो यूटिल की जगह मनी भी यूज़ करते थे कई लोग, इसलिए उन्होंने अजम्पशन ली थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। तो ये अजम्पशन तभी आती है हमारे पास जब हम मनी को यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए यूटिलिटी को। Under this approach, a consumer could say, this apple gave me 10 util of satisfaction, a precise quantifiable statement. This is different from ordinal. Ordinal भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। Ordinal approach में क्या था, सबसे पहले तो किसने दी थी अप्रोच, ये हिक्स और एलन ने, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। क्लियर, हिक्स और एलन की जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी थी, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, उसमें क्या करते थे, हम रैंकिंग करते थे सिर्फ, उसमें हम न्यूमेरिकली मेज़र नहीं करते थे, क्या करते थे, सिर्फ रैंक करते थे कि ये चीज़ प्रेफर्ड है या नॉन प्रेफर्ड है। तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी कार्डिनल स्कूल की। नेक्स्ट इज, एज ए कंज्यूमर कंज्यूम सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए गुड, जैसे जैसे हम एक ही कमोडिटी के बार बार यूनिट खाते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो हमारे को बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, इवेंचुअली डिक्लाइन,
या बिकेम नेगेटिव इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम बोलते हैं गॉसन फर्स्ट लॉ। इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। वो कहता है कि मोर यूनिट आप किसी भी चीज़ की कंज्यूम करोगे तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी जो आप ड्राइव कर रहे हो वो एडिशनल यूनिट की इवेंचुअली फॉल्स होनी शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी की अगर डायग्राम बनाते हैं तो पहले वो पॉजिटिव होती है, बाद में वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव होती है, फिर वो धीरे धीरे करके नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। मतलब आप बीमार हो जाते हो या फिर ओवर ईटिंग करने लग जाते हो। दिस लॉ इज़ फाउंडेशन फॉर डराइविंग ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो इसी लॉ से ड्राइव होती है हमारी क्या? डिमांड कर्व। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इज ए कंज्यूमर स्पेंडिंग इनकम ऑन टू गुड्स। मान लो कि दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, रीचेज इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन MUX is equal to MUY, marginal utility of X is equal to marginal utility of Y, या फिर marginal utility of X divided by PX, MUX divided by PX is equal to MUY divided by PY, या फिर प्राइस X is equal to प्राइस ऑफ Y, या फिर टोटल यूटिलिटी फ्रॉम X इक्वल टोटल यूटिलिटी फ्रॉम Y। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपको सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY। तो ये क्या है? हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कई जगह इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ऐसा भी लिखा होता है MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और एक और तरह से आप इसको लिख सकते हो MUX डिवाइड बाई MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये दो गुड के केस में आप ऐसे लिख सकते हो, जो जहाँ पे दो ही गुड्स होंगी। ठीक है, X और Y। सो दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस टोटल सेटिस्फेक्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड परचेस्ड। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले लेते हैं हम लैम्डा को। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं इन केस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व आर टिपिकली ड्रॉन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ओरिजिन है यहाँ पे हमारा 0 0। ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व टिपिकली ड्रॉन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, द शेप रिफ्लेक्ट। इस शेप से हमारे को क्या पता चलता है? कॉन्स्टेंट MRS कम हो रहा है MRS, या फिर MRS इंक्रीज हो रहा है, या फिर 0 हो रहा है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, MRS पता कर लो। अब MRS कैसे पता करेंगे? वही तरीका, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करो। ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जो स्लोप टेंजेंट का होगा वही स्लोप एट द पॉइंट ऑफ ए होगा। अब आप पता कर सकते हो कि स्लोप जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर कांस्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल है हमारा वो क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन गुड एक्स, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या फिर डिमिनिश हो रहा है। MRS क्या है? MRS एक रेट है, जैसा कि X कमोडिटी और Y कमोडिटी हमारे पास। एक यूनिट में X में इंक्रीज करना चाहता हूँ, Y में डिक्रीज होगा। वो कितने यूनिट डिक्रीज होगा वो मेरे को बताएगा MRS। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा सेम होना चाहिए, मतलब हम सेम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। जैसे ही कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व पे नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ या फिर राइट की तरफ मूव करेगा, वो क्या करेगा? कम Y को रिप्लेस करेगा। ठीक है, X के साथ। तो कम Y को रिप्लेस करने का मतलब क्या है? कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी डिमिनिशिंग करेक्टर से हमारी क्या होती है? कन्वेक्स शेप होती है कर्व की, इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि कन्वेक्स शेप हमारे को क्यों दिखने को मिलती है? क्योंकि MRS जो है वो डिक्रीज होता है। अगर MRS कांस्टेंट हो तो क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन से केस में होता है? जहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब दो ऐसी चीज़ें जिसके बीच में आप कोई फ़र्क नहीं करते।
इसके अलावा डिमिनिशिंग एमआरएस जो है ये हमारे को गारंटी देता है किस चीज़ की, कि वहाँ पे एक सिंगल वेल डिफाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे को देखने को मिलेगा। क्यों? डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से हमारी जो कर्व है वो कन्वेक्स है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलें। अगर वो कन्वेक्स है तो वो हमारी कर्व को, हमारी जो बजट लाइन है उसको एक ही बार टच करेगी। अगर एक ही बार टच कर रही है तो फिर सिंगल और वेल डिफाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे को देखने को मिलेगा in case of diminishing MRS. Next question is, two indifference curves belong to the same consumer can never intersect. ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई इंडिफरेंस कर्व की। दिस इज बिकॉज एन इंटरेक्शन वुड वायलेट, ऑप्शन नंबर 1 द लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, द ट्रांजिटिविटी कंसिस्टेंसी अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, द लॉ ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो वायलेट होती है इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग इंडिफरेंस कर्व्स? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द ट्रांजिटिविटी या कंसिस्टेंसी अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ट्रांजिटिविटी अजम्पशन क्या है हमारी? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन सी। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिविटी। ठीक है, पर जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व, मान लो कि दो इंडिफरेंस कर्व है, वहाँ पे ये वाली अजम्पशन जो है ये फेल कर जाती। इसलिए कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, जैसे इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लोप करती हैं। नंबर 2 इज़ इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, कन्वेक्स के केस में आपका स्ट्रेट लाइन भी आता है। ठीक है, जब स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की बात करें उसी केस में आपका ऐसा वाला डायग्राम आएगा। अगर कन्वेक्स बोल रहा है तो स्ट्रेट लाइन भी कन्वेक्स का ही पार्ट है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो हमने अभी एग्जांपल किया था वो भी कन्वेक्स का ही पार्ट है। अच्छा, हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन और इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज, अंडर द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर। कहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है? जहाँ पे बजट लाइन इंटरसेक्ट द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, सी टोटल यूटिलिटी इज जीरो, या डी द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल इनकम ऑन ए सिंगल गुड। अब इस केस में क्या है? टोटल यूटिलिटी तो जीरो करनी नहीं है, वो तो मैक्सिमम करनी है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल इनकम ऑन सिंगल गुड, सिंगल गुड के केस में भी नहीं करनी, हमारे को दोनों चीज़ें खरीदनी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, दोनों में से कौन सा राइट होगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरसेक्ट, तो बजट लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे काट नहीं रही, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो क्या करती है? टच करती है एक सिंगल पॉइंट पे। तो टेंजेंट है, टच करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा राइट आंसर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द ऑर्डिनल अप्रोच अकर्स वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट, मतलब टच कर रही है टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। पी एक्स बाई पी वाई क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, एम आर एस क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जहाँ पे दोनों के स्लोप आपस में मिल जाएंगे वहाँ पे होगा मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज, इफ़ ए कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, जबकि प्राइजेज ऑफ बोथ गुड्स एक्स और वाई रिमेन्स अनचेंज, तो बजट लाइन का क्या होगा? बजट लाइन अगर मैं बनाऊँ कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई, तो ये मेरी बन गई बजट लाइन। ठीक है, स्लोप क्या है बजट लाइन का? पी एक्स बाई पी वाई। अब बात कर रहा है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, प्राइजेस अनचेंज रहे, तो बजट लाइन क्या करेगी? स्टीप हो जाएगी, मतलब सीधी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल लेट जाएगी, शिफ्ट आउटवर्ड पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, या फिर शिफ्ट इनवर्ड। बहुत ही इजी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट आउटवर्ड पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारे को पता की है क्या है? पी एक्स बाई पी वाई।
अब यहाँ पे प्राइजेज ऑफ एक्स और वाई रिमेन अनचेंज्ड, तो पी एक्स और पी वाई तो बढ़ नहीं रहा। अगर ये नहीं बढ़ेगा तो स्लोप तो मेरा चेंज नहीं होगा, राइट। पहला पहला पॉइंट तो यही मिल गया हमारे को, स्लोप चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर स्लोप चेंज नहीं होगा, दूसरा आप देख लो, कंज्यूमर इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्राइजेस चेंज होते, मान लो कि गुड वन का प्राइस जो है इंक्रीज कर गया, तो स्लोप मेरा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखो स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ गया तो आप कर्व को थोड़ा ऐसे खड़ा कर दोगे। अगर स्लोप कम हो गया तो आप कर्व को फ्लैट कर दोगे। तो ये आप मैथमेटिकली भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे जो एग्जांपल है। बाकी डायग्राम बना के देख लोगे तब भी ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक पॉइंट हमारे को मिलता है, इनकम ड्रिवन पैरेलल शिफ्ट जब होती है तब हमारे को मिलती है इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, मिलती है हमारे को इनकम कंजम्पशन कर्व। अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, बजट लाइन BL, ये होगी मेरी बजट लाइन 2, दिस वन इज बजट लाइन 3। अब बजट लाइन बार बार बाहर मूव हो रही है, इंडिफरेंस कर्व्स में बना रहा हूँ 1 2 3, जहाँ पे ये दोनों आपस में टच कर रही हैं वहाँ पे बनेगी मेरी कर्व इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं बजट लाइन को बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, वो बजट लाइन कहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम बना रही है, उन सभी पॉइंट्स को मिला देता हूँ, मेरे पास बन जाती है इनकम कंजम्पशन कर्व। और यही इनकम कंजम्पशन कर्व बाद में बनती है हमारी एंजल कर्व। ठीक है, अगर हम एक कमोडिटी के केस में बना रहे हो तब वो एंजल कर्व बन जाएगी, अगर आप दोनों कमोडिटी के केस में बना रहे हो तब वो इनकम कंजम्पशन कर्व बन जाएगी। नेक्स्ट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी डेवलप बाय पॉल सैमुअल्सन। तो यहाँ पे आपको याद रखना किसने डेवलप करी थी, पॉल सैमुअल्सन ने। ड्राइव द लॉ ऑफ डिमांड प्राइमरीली फ्रॉम, लॉ ऑफ डिमांड उसने ड्राइव किया था यूजिंग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब वो पूछ रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से ड्राइव किया था। ऑप्शन नंबर ए इज यूटिलिटी नंबर डायरेक्टली असाइन बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने यूटिलिटी नंबर असाइन कर दिए थे, वहाँ से उसने ड्राइव कर लिया। ऑब्जर्व्ड एक्चुअल कंज्यूमर चॉइसेस इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइस इनकम सिचुएशन, वहाँ से उसने ऑब्जर्व किया। या फिर गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस फिक्स किए थे वहाँ से देखा उसने, या फिर इंडिफरेंस मैप खुद अज्यूम किए, वहाँ से उसने वो डिमांड कर्व को बनाया। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसने क्या किया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में, ये थर्ड थ्योरी है हमारी आफ्टर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में पॉल सैमुअल्सन ने क्या कहा कि ना तो हमको मेजर करना है यूटिलिटी को, ना ही हमारे को रैंक करना है यूटिलिटी को, हमारे को क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हमारे को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में लोग कैसे चीज़ें खरीदते हैं, किस प्राइस पे खरीदते हैं। अब हम अगर वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तब हम इंडिफरेंस कर्व भी बना सकते हैं और हम डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। तो सैमुअल्सन ने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कब दी थी हमारे को, 1938 में। ये मेजर एडवांस थी क्योंकि इन्होंने ना तो यूटिलिटी को मेजरेबल सोचा और ना ही इसने बोला कि आप इंडिफरेंस कर्व बना के फिर सॉल्व करो चीज़ों को। देन इंस्टेड इसने क्या किया, ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर क्या चूज़ कर रहे हैं विद डिफरेंट प्राइजेस एंड इनकम लेवल, और वहाँ से ड्राइव किया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकी जो अजम्पशन थी उसका नाम है, दो तरह की अजम्पशन थी इनकी, वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, वॉप भी बोलते हैं इसको, एक्सियोम का मतलब होता है लॉ। ठीक है, वीक लॉ ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, एक स्ट्रॉन्ग लॉ भी होता है। तो दो लॉ जो है इसमें पढ़ने की ज़रूरत है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में, रैप और SARP। ए कंज्यूमर चॉइस मस्ट बी कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्राइस इनकम सिचुएशन। तो ये क्या कहता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए फॉर द डिफरेंट प्राइस इनकम रिलेशनशिप। मतलब अगर कहीं पे कंज्यूमर A चूज़ कर लिया ओवर B, तो ऐसा नहीं करेगा कि किसी सिचुएशन में B चूज़ कर लेगा ओवर A। इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, सेटरस पेरिवस की जो अजम्पशन है हमारी, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड विल। अब डिमांड जो हमारी कब बनाते हैं हम, नॉर्मल डिमांड कर्व, अगर उसमें प्राइस गुड का बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, राइज करेगी, फॉल करेगी, अनचेंज रहेगी, पहले राइज करेगी फिर फॉल करेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फॉल करेगी।
तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमारे को, जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम होगी। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड की। अगर मैं बात करता अकेले डिमांड की, चेंज इन डिमांड, तो कर्व शिफ्ट होती है। जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है तब कर्व शिफ्ट नहीं होती, तब सेम कर्व पे हम ऊपर नीचे चलते हैं। इसी इनवर्स फंक्शन से हमारे को जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ देखने को मिलती है। सेट्रस पेरिबस की जो अम्पशन है जो है वो बड़ी क्रूशल है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, है ना, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये सारी क्या है हम अनचेंज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। अगर इसमें कोई भी चेंज होगा फिर क्या होगा, इंटायर डिमांड कर्व विल शिफ्ट, उसको हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन डिमांड लिखा रहेगा तब आपको कर्व को शिफ्ट करना है, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा रहेगा तब आपको कर्व को शिफ्ट नहीं करना है, आपको सेम कर्व पे रहना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो अजम्पशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। इसके बाद एक्सेप्शन भी है इसमें। कौन कौन सी? गिफन गुड की एग्जाम्पशन है, वेबलन की है, प्रेस्टिजियस गुड्स की एग्जाम्पल है, जो हम करते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, if a 10% fall in the price of good leads to 20% rise in its quantity demanded, the demand for that good is, अब बताना है इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई है जी, 20%। प्राइस कितना चेंज हुआ है, 10%। कट करेंगे, कितना आ गया आंसर, 2। आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, इलास्टिक या इन इलास्टिक, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है राइट, रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा 2, ग्रेटर देन 1 है, तो डिमांड को बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ई डी इज इक्वल टू 1 आता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। किस केस में होती है, हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे को कितनी देखने को मिलती है, 1 हमेशा ही। जैसे आप कोप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे को इलास्टिसिटी हमेशा ही 1 देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्या है, हाइपरबोला है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बिटवीन 0 एंड 1 तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 तब हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आप यहाँ पे आपके लिए, दिस इज ई डी इज इक्वल टू 0, दिस इज ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये दो जो स्पेशल केसेस हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, इसकी अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो क्लासिकल की एग्रीगेट सप्लाई इन ए लॉन्ग टर्म, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक की एग्जांपल आपसे पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से इकोनॉमिक के प्रिंसिपल में हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व देखते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर बताइए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज
द डिमांड फॉर ए नेसेसिटी गुड, अब यहाँ पे नेसेसिटी गुड की एग्जांपल है, जैसे सॉल्ट हो गया या फिर बेसिक फूड ग्रेन्स हो गए, वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, हाईली परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। तो उनकी डिमांड जो है वो कैसे हमारे को देखने के लिए मिलती है, नेसेसिटी गुड के केस में इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी गुड्स के बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो नेसेसिटीज़ वो होती हैं जिसके बहुत फ्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक, ठीक है, सॉल्ट सॉल्ट ही है, एंड असेंशियल रिगार्डलेस ऑफ प्राइजेस। तो कंज्यूमर जो है उनको बाय करना पड़ता है, चाहे उसका प्राइस जो है वो कितना भी कर दें। इसलिए इस केस में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो या फिर इन इलास्टिक। लग्जरी के केस में क्या होता है, लग्जरी के केस में डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया, फॉर एग्जांपल आईफोन का अभी प्राइस बढ़ा नहीं है पर बढ़ने वाला है, जैसे आईफोन का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, उसको ख़रीदना बंद कर देंगे क्योंकि प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इस केस में आपको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो देखने को मिलेगी। इन इलास्टिक जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, वो भी केस कहाँ पे मिलेंगे हमारे को, नेसेसिटी गुड्स के केस में देखने को मिलेंगे। पर जहाँ पे ट्रू नेसेसिटी की बात करें, वाटर की बात करें, अब वाटर अगर मान लो कि 1 लीटर रह गया पूरी दुनिया में, उसके लिए तो कितना भी प्राइस दे देंगे ना लोग। तो उस केस में क्या है, वो परफेक्ट ट्रू नेसेसिटी बन जाती है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल में हमारे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज फॉर ए गिवन गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे प्राइस नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो भी मतलब यहाँ पे पहले होगा वो मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है ऑलरेडी, जो मेरे पास बाद में होगा वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब इस केस में ये कह रहा है कि गिवन गुड के केस में क्या होगा, प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन 1 होगी, पॉजिटिव होगी पर लेस देन 1 होगी, नेगेटिव होगी, या फिर ऑलवेज एग्जैक्टली 0। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो फॉर्मूला लिख के, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसका आंसर कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है जी, थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। ए गिवन गुड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड। गिवन गुड इज ए केस ऑफ इन्फीरियर। याद रखना है, इन्फीरियर की जब भी बात होगी तब हम बात करेंगे इनकम की, पर जब हम बात करेंगे गिवन की तो गिवन के केस में क्या करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के केस में। इन्फीरियर के केस में हम क्या करते हैं, इनकम के कंपैरिजन में देखते हैं। गिवन के केस में हम हमेशा प्राइस और डिमांड के कंपैरिजन में देखते हैं। क्योंकि गिवन जो है वो इन्फीरियर गुड भी है, इसलिए अगर आप यहाँ पे इनकम बढ़ाओगे तो जो मेरी डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ गिवन, इंक्रीज इन प्राइस लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी केस होता है, पर ये इन्फीरियर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ गिवन के केस में एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने आपको बोला गिवन के केस में जनरली हम डिमांड और प्राइस क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि इन्फीरियर के केस में हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गिवन का केस मतलब डिमांड और प्राइस की गेम है, इन्फीरियर का केस मतलब इनकम की गेम है। जहाँ पे इनकम की बात होगी, इनकम के बढ़ने से गिरने से क्या हो रहा है, तो वो इन्फीरियर गुड की बात कर रहा होगा। पर जहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे वो गिवन की बात कर रहा है। दिस वॉयलेट्स द स्टैंडर्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इससे डिमांड, ये जो है वो डिमांड कर्व की एक्सेप्शन बन जाती है। सिंस गिवन इज ए कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर, एस इनकम राइज डिमांड फॉर गिवन ऑल्सो फॉल। तो ये आपको मैंने समझा दिया। डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल गुड, जहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी क्या है वो पॉजिटिव होती है। इस फॉर्मूला में आप डाल के देख सकते हो, नॉर्मल के केस में ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। गिवन गुड्स आर ए क्लासिकली साइटेड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं इसको। हिस्टोरिक एग्जांपल है,
इन्फीरियर स्टेपल फूड के केस में इसको बोला जाता है, जैसे कि बहुत सस्ते जो फूड्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे सत्तू हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, तो उन कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। ठीक है, किसने दिया था कॉन्सेप्ट? डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ग्रिफन। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रॉबर्ट ग्रिफन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था गिफन गुड का। देन आगे चलते हैं। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज नेगेटिव, द टू गुड्स आर मोस्ट लाइकली। अब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, ऐसा सीन है। ठीक है, दो कमोडिटीज़ हैं, एक का प्राइस चेंज होने से डिमांड दूसरी की चेंज हो रही है। क्रॉस इलास्टिसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ऐसा कोई सीन है जिसमें प्राइस एक्स का है पर क्वांटिटी चेंज इन डिमांड जो है वो वाई की है। इस केस में कह रहा है कि ये नेगेटिव होगा, किस केस में? सब्स्टिट्यूट के केस में, कॉम्प्लीमेंट के केस में, अनरिलेटेड के केस में, या फिर आइडेंटिकल के केस में। किस केस में ये नेगेटिव होगा? देखते हैं जी। कॉम्प्लीमेंट के केस में ये नेगेटिव होगा। फॉर्मूले को दोबारा लिखूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, ऐसा मान लो कि कोई फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ाया मैंने, उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ वाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाई कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, उस केस में जो है हमारे को देखने को मिलती है नेगेटिवली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये डिमांड पॉजिटिव आई तब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड होगा, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर ये डिमांड हमारी जो है ये ज़ीरो हो जाए या फिर क्लोज टू ज़ीरो हो, तब हम बोलेंगे गुड्स आर लार्जली अनरिलेटेड, मतलब वो आपस में रिलेटेड है ही नहीं है। जैसे कि पेट्रोल के बढ़ जाने से, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने से आप कितने आवर्स पढ़ते हो? अब इस दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाने से आपके पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं है, तो इस केस में ये क्या आएगा, क्लोज टू ज़ीरो या फिर अनरिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर जो सीरीज़ है वो पसंद आई है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियोस भी आने वाली हैं। एंड आई होप आपको कुछ आज के लेक्चर में सीखने को मिला होगा। इसकी जो PDF है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ग्रुप में ले सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।